दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस भी बुक का नाम इस वीडियो में ले रहा हूँ उसका मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं स्टेशन मास्टर बना। लेकिन इन सब बातों पर गौर करने से पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एक कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होके काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, यानी कि इंडियन रेलवेज़ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस बार एनटीपीसी 2019 में भी तकरीबन 35,000 के आसपास वैकेंसी हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए जो लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए आप एंड तक। आपको हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एजुकेशनल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल ज़रूर होगा ये, तो आप एंड तक देखते रहिए। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्ट्रेटजी है, गाइडेंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। और जो भी मेरे रेलवेज़ के पिछले 4 सालों के एक्सपीरियंसेज हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम दिलशाद खान है और मैं पिछले 4 सालों से इंडियन रेलवेज़ में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2015 क्लियर किया था, तो आज मैं उसी की स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, मैंने अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे मैंने CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 सिर्फ 2 मंथ्स में क्लियर कर लिया था। और दोस्तों, मैं उस समय जॉब भी कर रहा था, तो मेरे पास फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता था कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूं। तो दोस्तों, जो लोग जॉब में हैं, प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि फुल टाइम अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, और जो जॉब वाले लोग हैं वो सिर्फ अपना वीकेंड पर या फिर अपना डेली का 1 आवर 2 आवर या 3 आवर निकाल के अपना प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें टफ हो जाती हैं कि कंपटीशन में कैसे बने रहें। तो यही सिचुएशन मेरी थी। तो मैंने क्या काम किया कि मेरे जो फॉर्म अप्लाई करने और एनटीपीसी का जो CBT 1 था उसके बीच में सिर्फ 2 मंथ्स का गैप था। तो मैंने उस टाइम पर अपनी कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी थी जिसमें मैं जॉब कर रहा था, वहाँ से मैंने 2 मंथ्स का लीव लिया और उसके बाद में मैंने सोचा कि फुल टाइम प्रिपरेशन करेंगे 2 मंथ्स के लिए और आई थिंक CBT 1 क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 2 मंथ्स का टाइम, अगर आप इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं होता है, बशर्ते कि आप एक अच्छा स्ट्रेटजी अपनाएं। क्योंकि 2 मंथ्स में CBT 1 क्लियर करना, और आप इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको ना मैथ्स आ रहा है, ना आपको रीजनिंग अच्छे से आ रही है, ना आप GK GS कंप्यूटर करंट अफेयर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएं और कम टाइम में आपको एक अच्छा आउटपुट आए ताकि आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जॉब से 2 मंथ्स का लीव लिया, उसके बाद में अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस काफ़ी बड़ा था, तो उसको मैंने अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर हम एनटीपीसी के सिलेबस को डिवाइड करें तो पहला टाइप होगा मैथ्स होगा, सेकंड रीजनिंग और थर्ड टाइप का होगा जनरल अवेयरनेस। देखिए, मैथ्स में तकरीबन 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और मैथ्स में तकरीबन 15 से 20 या 25 मान सकते हैं, 20 से 25 टॉपिक आपके होते हैं। जबकि रीजनिंग में 15 से 20 टॉपिक होते हैं लेकिन उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप मैथ्स और रीजनिंग को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके CBT 1 में से 100 में से जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। 60 नहीं तो आप 50 तो कर ही सकते हैं अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका 50% सिलेबस तो वहीं कवर हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग में। जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन हैं वो जर्नल अवेयरनेस से आते हैं। अब जर्नल अवेयरनेस का क्या होता है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, लेकिन उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आप 40 में से 40 क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे करेक्ट। कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़ चुके हैं या कुछ
इतना है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, तभी भी आप पूरे 40 में 40 नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का एक एडवांटेज ये होता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके 60 में से 60 भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। और इसके टॉपिक भी कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी पहले यही थी कि पहले मैं अपना मैथ्स कंप्लीट करूँ, रीजनिंग कंप्लीट करूँ, उसके बाद में मैं जीएस पे जाऊँ, यानी जनरल अवेयरनेस पे जाऊँ। क्योंकि मैं अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो जो करंट अफेयर था और जनरल अवेयरनेस थी उससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। के बाद फिर मैंने मैथ्स और रीजनिंग को डिवाइड किया और प्लान किया कि अगर हम कंप्लीट करते हैं, डेली का एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक रीजनिंग का, तो तकरीबन 30 दिन में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग डेली का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसा हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो जर्नल अवेयरनेस का टॉपिक था, तो जर्नल अवेयरनेस के लिए क्या करना था कि ल्यूसेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं आप इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस बुक की वजह से ही मेरा एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। क्योंकि जहाँ बेसिक से आपको शुरुआत करना होता है तो आपको समझ नहीं आता है कि जी के आपको कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि उस कंडीशन में आपको एक ऑथेंटिक बुक चाहिए जिसको आप प्रेफर कर सके और बुक आप कंप्लीट कर सके। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मुझे जीएस आता है, जीके आता है। क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल से कर रहे हो और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो जीके के लिए आपको ल्यूसेंट बुक अच्छा है। क्योंकि अगर एक बार आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और उसके बाद में आपको लगेगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी 7th फेज़ के एग्ज़ाम नहीं भी हुए हैं, तो जो भी लोग जिन्होंने अगर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया तो वो भी एक बार ल्यूसेंट बुक को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि उसके अंदर इतना नॉलेज है कि मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको कोई और बुक प्रेफर करना पड़ेगा। हो सकता है आप मॉक टेस्ट और देंगे, प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, आप मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरा बुक पढ़िए, लेकिन कोई भी एक बेसिक बुक, ल्यूसेंट हो या कोई भी हो, जो आपका बेसिक बुक है जिसके अंदर ओवरऑल सारी नॉलेज इंक्लूड है, तो आप उसको अच्छे से प्रेफर कीजिए। और वही बुक आपको एक इतना अच्छा बूस्ट देगा आपके कॉन्फिडेंस को कि आप एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे आप, यानी कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे आप। और दोस्तों अगर हम बात करें मैथ्स के लिए मैंने कौन सा बुक प्रेफर किया था, तो मैथ्स के लिए मैंने आर एस अग्रवाल बुक प्रेफर किया था। और एक थोड़ा हाई लेवल पर जाने के लिए मैंने एक बैंकिंग वाला बुक भी आता है, क्विकर मैथ्स, वो भी मैंने किया था। तो उससे एक अच्छा लेवल आ जाता है आपका। यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, तो अगर एग्ज़ाम का लेवल ये है तो आपको इस लेवल का प्रिपरेशन करके जाना है, ताकि जो क्वेश्चन आए इस लेवल वाले तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगे और आप उनको इजीली तरीके से उनको हैंडल कर सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी दो टाइप की रीजनिंग आती है, वर्बल आती है, नॉन वर्बल आती है। तो वर्बल और नॉन वर्बल के लिए आप कोई सा बुक पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप कोई मॉक टेस्ट लगा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ें, लेकिन अगर हो सकता है आपका रीजनिंग वीक है तो आप आर एस अग्रवाल का बुक आता है या और भी कोई बुक है जो आपको अच्छा लगता है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पर। तो मेरे पास सिर्फ 50 दिन या 55 दिन थे और उसी के बीच में मुझे सब कुछ करना था। तो दोस्तों मैंने टारगेट रखा 1 मंथ का कि 30 दिन के अंदर मुझे मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है और मैथ्स का एक टॉपिक डेली करना है। तकरीबन 3 घंटे पढ़ूंगा तो एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उसी दिन में मुझे रीजनिंग का भी एक टॉपिक क्लियर करना था, तो वो भी मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ना था। तो उसमें एक वो टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट होना था। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के लिए 3 और 2 5 घंटे या 6 घंटे में पढ़ रहा था। बचे हुए टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि जो ल्यूसेंट था उसका एक एक टॉपिक में क्लियर कर रहा था। यानी कि एक एक टॉपिक में पढ़ रहा था, रफली पढ़ रहा था, बहुत गौर से नहीं, लेकिन एक पेन से अंडरलाइन कर ले रहा था कि कोई भी फैक्ट ऐसा है कि जो एग्जाम में आ सकता है या एक थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में कि मुझे नहीं आता है, तो मैं उन चीज़ को अंडरलाइन कर लेता था, ताकि जो चीज़ आ रही है वो ऑलरेडी आपको आती है, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस ल्यूसेंट बुक को फिर से रिवाइज़ करेंगे तो आपको सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ कि मैं ये चीज़ भूल सकता हूँ या मुझे नहीं आती है, आप उसी को रिवाइज़ करेंगे। जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको आती है उसको 50 बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप आज भी करोगे, आप कल भी करोगे, आप परसों भी आ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में जब आप सारी बुक को कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको जब रिवाइज़ करना होगा तो आप सिर्फ वो अंडरलाइन किए हुए ही पॉइंट्स को रिवाइज़ करोगे आप।
जो फालतू की चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं उनको रिवाइज आप नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि पहली बार अगर आप लुसेंट बुक पढ़ते हो तो कम से कम 15 से 20 दिन में आप पूरी बुक कंप्लीट कर पाते हो, अगर आपने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया है तो। और नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से रिवाइज़ करोगे और आपने पहली ही बार से अंडरलाइन किया है, तो आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करोगे तो बुक को आप 10 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप तीसरी बार आप फिर से रिवाइज़ करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं इन जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ अंडरलाइन किया इनमें से मैं इन पॉइंट्स को मैं भूल जा रहा हूँ या मेरे को नहीं आते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। तो इस तरह आपका जो रिवीजन का टाइम, जैसे जैसे आपका रिवीजन के काउंट्स बढ़ते जाएंगे, आप बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज़ करेंगे, वैसे वैसे ही आपका रिवीजन का टाइम 15 दिन से 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 2 दिन, ऐसे करते करते वो आवर्स में हो जाएगा। यानी कि आप पूरी लुसेंट को रफली फटाफट पेज पलट कर आप उसको तकरीबन 3-4 घंटे में भी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वो कब? जब आप उसको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपने अंडरलाइन किया है और आपने बहुत बार उसको रिवाइज़ किया है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर हफ्ते में लुसेंट पे एक बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि उसके अंदर इतने फैक्ट और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको एक साथ बार में या 2 बार में आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह मैं जो बचे हुए टाइम में मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करने के साथ में उसी दिन में बचे हुए टाइम में लुसेंट का एक चैप्टर कंप्लीट करता था, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो। और लुसेंट में से ही मैं जनरल साइंस भी अच्छे से करता था दोस्तों, क्योंकि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और लुसेंट में जनरल साइंस एक बहुत अच्छे लेवल पे दिया हुआ है। आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम है आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे अगर आपने लुसेंट बुक को अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए एक बार फिर से हम उस पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं कि हमने पूरा सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट था मैथ्स, दूसरा था रीजनिंग, तीसरा था जनरल अवेयरनेस। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक होता है और आपका एडवांस मैथ्स होता है, तो वो आप आर एस अग्रवाल करेंगे तो उससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो वो भी आप अगर आर एस अग्रवाल से कर रहे हैं या कोई भी आपका बुक है उससे कर रहे हैं तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है अपना जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस को हम फिर से 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला है जीके, मतलब जनरल नॉलेज, जो कि हम स्टैटिक नॉलेज बोलते हैं। दूसरा है हमारा जनरल साइंस, ठीक है। और तीसरा पार्ट है हमारा करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है। अब हम जनरल अवेयरनेस के जीके वाले पार्ट को भी 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे हम उसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, ज्योग्राफी होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो जीएस वाला पार्ट है उसको भी हम 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया यानी बायोलॉजी, और कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो ये जीके वाला पोर्शन और जिसके 4 या 5 पार्ट मैंने अभी बताए हैं और जो जीएस वाला पोर्शन जिसके मैंने 4 पार्ट बताए हैं, इन दोनों को मैं लुसेंट में से कंप्लीट करता था, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट थे ये मैंने लुसेंट में से कंप्लीट किए, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था वो मैंने बाहर से कंप्लीट किया। अब करंट अफेयर पे आते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयर में से जीके और जनरल साइंस की बात कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं करंट अफेयर पर, ठीक है। अब लोगों का क्या है, क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ा जाए। सो 1 ईयर का किया जाए या 1.5 ईयर का किया जाए या 3 मंथ्स का किया जाए या 6 मंथ का किया जाए या 2 ईयर्स का किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझिए बात को, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंक्स का पैटर्न अलग होता है। तो वहाँ पर 3 महीने से 6 महीने के बीच का करंट अफेयर आता है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी में बहुत कम वेटेज होता है करंट अफेयर का, और अगर आता भी है तो वो लास्ट 1 ईयर में से आ जाता है। लेकिन दोस्तों रेलवे का एक अलग फंडा है कि रेलवे में आपको 1 ईयर का भी करंट अफेयर आ सकता है, 2 ईयर का भी आ सकता है, 2.5 ईयर, 3 ईयर का भी आ सकता है, मतलब 3 साल पुराना भी करंट अफेयर आ सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो एग्ज़ाम से जो लेटेस्ट 1 ईयर वाला होता है, जो एग्ज़ाम से पहले 1 ईयर वाला होता है, उसका वेटेज कुछ ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। उसके अलावा जो उससे 1 साल पीछे वाला करंट अफेयर होता है, तो उसके करंट अफेयर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पे घटनाएं होती हैं, तो उसके क्वेश्चंस आते हैं। वैसा ही करके
जो 1 साल और अगर आप 2.5 ईयर का पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने एनटीपीसी एग्ज़ाम CBT 1 मार्च 2016 में दिया, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चंस कहाँ तक आने वाले थे। मार्च 2016 में अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मार्च 2014 तक आना था, 2 साल अगर मानेंगे तो। लेकिन उसमें एक पुराना क्वेश्चन भी आया, और वो पहला ही क्वेश्चन मेरे पेपर में था, वो था कि जो रुपीज़ का जो सिंबल है वो किसने बनाया था। तो वो डी उदय कुमार करके किसी ने बनाया था, वो जो कि IIT गुवाहाटी वगैरह से थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऐसा ही मैंने जो CBT 2 दिया था, तो उसमें भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आने के बाद में मुझे ठीक था, मैं ऑलरेडी काफ़ी पुराना करंट अफेयर पढ़ के जाता था। क्योंकि एग्ज़ाम ने अगर पूछ लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम को ऐसा नहीं ब्लेम कर सकते कि आपने 2 साल पुराना क्यों पूछा या आपने 4 साल पुराना क्यों पूछा। देखिए RRB है, कुछ भी पूछ सकता है, और ये सब जो फालतू की बातें हैं कि हम पूछेंगे कि 1 साल बाद में क्यों इतना क्यों किया, वो क्यों किया, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेटर है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ के जाइए, प्रॉपर पढ़ के जाइए, कि एग्ज़ाम कहीं से कुछ भी पूछे आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ एक ही नंबर में कट ऑफ लाखों में ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। प्रीलिम्स में CBT 1 में लाखों में ऊपर नीचे हो जाती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जो भी है आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, पहली बात। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर पढ़े कहाँ से। तो दोस्तों कोई भी आप करंट अफेयर का कोई भी मंथली मैगजीन लेके आप पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी चैनल चल रहे हैं जो आपको ऑनलाइन करंट अफेयर के बारे में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो करना है कीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तकरीबन 2 या 2.5 ईयर तक का करंट अफेयर पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम सपोज कीजिए एक ओलंपिक होता है, अब ओलंपिक 2016 में हुआ है, लेकिन उसके बाद में सपोज कीजिए अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ है, तो अभी की एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अभी के एग्ज़ाम में उसी 2016 वाले ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए वो थोड़ा मोटा मोटा आप देख के जाइए, क्योंकि कोई बुराई नहीं है अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि पढ़ना था और आप नहीं पढ़ के गए, और वही क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिल गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा कि आप नहीं पढ़ के गए। और जबकि कोई और लोग हैं जो मोटा मोटा सारा 2-3 साल का, 3 साल 4 साल का थोड़ा देख गए मोटा मोटा, ठीक है, 1 ईयर का अच्छे से पढ़ना है, तो उन लोगों को आपसे ज़्यादा लीड मिल जाएगी, वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। और दोस्तों सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ना है तो आप कोई भी अपना बुक जो मंथली मैगजीन होती है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने आज बात की मेरे CBT 1 एग्ज़ाम के लिए। और अगर मैं बता दूं मेरा सोर्स क्या है, तो मैथ्स, रीजनिंग और GS और GK का मैं बता चुका हूं। और करंट का मेरा जो सोर्स था वो कोई ऑनलाइन मैगजीन थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, तो मैं उससे नोट्स बनाता था मैं। क्योंकि ऑनलाइन मैगजीन है वो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, लेकिन प्रॉपर आप उससे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लगा याद हो गया, ठीक है, तो आप दूसरे मंथ का पढ़ोगे, तीसरे मंथ का पढ़ोगे, फिर आप भूल जाओगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रिवाइज़ करना है, उस कंडीशन में आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे उस आपके ऑनलाइन कंटेंट से, क्योंकि आप उसे स्क्रॉल करते हुए रह जाओगे, लेकिन आपको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप किसी भी बुक से, और चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उससे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर का एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी बनाइए। उस कॉपी में आप रिवर्स में नोट्स बनाइए। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अभी मई 2021 में है सपोज कीजिए, तो आपको अप्रैल से पढ़ना है, तो आप रिवर्स में बनाइए आप, यानी अप्रैल 2021 का आप पहला सारे करंट अफेयर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप मार्च 2021 के सारे करंट अफेयर लिखिए, उसके बाद आप फरवरी के लिखिए। ऐसे करते हुए आप रिवर्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आप मार्च या अप्रैल में पढ़ चुके हैं, वो आपको फिर से मार्च या अप्रैल 2020 में मिलेंगी आपको, तो वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो अगर आप रिवर्स में स्टडी करते हुए जाएंगे तो आपका लेटेस्ट करंट अफेयर से आपका अच्छा लिंक होता जाएगा और आप एंड तक जा सकते हैं। और ऐसा करते हुए आप 2.5 ईयर का कर सकते हैं। दोस्तों नोट्स बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जब कभी रिवाइज़ करना है तो आप अपनी एक कॉपी से रिवाइज़ कर सकते हैं, आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको PDF नहीं ढूंढना पड़ेगा फ़ोन में। तो दोस्तों इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन बुक से या ऑफलाइन बुक से
जो आपकी हार्ड कॉपी होती है बुक से, या फिर आप किसी भी क्लास में किसी भी टीचर की क्लास से ले रहे हैं, तो आप करंट अफेयर के नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप रिवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करें। एग्ज़ाम में कितना मिलेगा आपको टाइम? लास्ट में आपको 4 घंटे में रिवाइज़ करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो मैथ्स और रीजनिंग तो आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो जीके और जो करंट अफेयर है उसका रिवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप रिवाइज़ करके नहीं गए तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन रहेगा क्वेश्चंस में, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपकी चीज़ें लिंक रहेंगी। आप बिना ऑप्शन देखे हुए भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हैं अपने विजन में, आपको क्लियर नहीं है, करंट अफेयर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और आधा अधूरा पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें थोड़ा कन्फ्यूज रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही मेरा था। मैंने नोट्स बना के उनको अच्छे से 10, 20, 30, 40, 50 बार, पता नहीं कितनी बार रिवाइज़ किया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे CBT 1 में करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने सारे क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन राइट थे। और जो GS और जो GK जो मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा था, उसमें से भी जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे क्वेश्चन किए। शायद GS GK में कुछ गलत हो गए होंगे, अलग बात है, लेकिन करंट अफेयर मेरा सारा सही था। तो दोस्तों, उससे अच्छी खुशी मुझे कुछ हुई नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट वो था जब मैं 2 महीने पहले मुझे GK, GS और करंट अफेयर मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था, और मैंने 2 महीने बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा इतना अच्छा लेवल आ गया कि मुझे उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग का जो मेरा स्ट्रेटजी था वो मैं उसी स्ट्रेटजी से कर रहा था। डेली का 1 किया तो 1 महीने में ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने मैथ्स और रीजनिंग का डेली एक टॉपिक किया, 30 दिन में कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर के भी नोट्स बनाता जा रहा था, उसके साथ साथ मैं ल्यूसेंट भी पढ़ता हुआ जा रहा था। तो इस 1 मंथ में मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट हुआ, उसके साथ मेरा ल्यूसेंट भी कंप्लीट हो गया था, और उसके साथ मेरा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया था। अब एक चीज़ मैं और मेंशन कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज सपोज कीजिए मैंने आज से नोट्स बनाना स्टार्ट किया है, या आज से मैंने मैथ्स पढ़ना या रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है, तो कल मुझे क्या करना है? कल मुझे सबसे पहले 2 घंटे में वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो मैंने आज पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद में ही मुझे अगली चीज़ों पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो क्या करना है? जो मैंने टुमारो पढ़ा है उसको मुझे डे आफ्टर टुमारो रिवाइज़ करना है। तो ऐसे करके जो अगले दिन मैं स्टडी कर रहा हूँ वो पिछले दिन वाला मेरे को रिवाइज़ करना था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं वैसा रिवाइज़ नहीं करूँगा तो फिर मैं नोट्स बनाता जाऊँगा, पढ़ता जाऊँगा, पीछे वाला बोलता जाऊँगा। तो इसलिए अगर मेरे को चीज़ें अच्छे से याद रखनी थी तो मुझे रिवाइज़ करना था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने वैसा ही किया, और 1 मंथ में मेरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो गया था, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने बचे हुए जो 15 दिन थे, 15 दिन में कम से कम 3 बार सिलेबस को रिवाइज़ किया, 5-5 दिन के स्लॉट में। और करंट अफेयर वगैरह, GK GS सब अच्छे से रिवाइज़ किया था मैंने। तो ऐसा करके मैं CBT 1 में 100 में से तकरीबन 89 क्वेश्चन करके आया था। और उसमें से कितने क्वेश्चन सही थे, मेरा क्या रॉ स्कोर था, यानी कि रॉ मार्क्स आए थे, और कितना मुझे नॉर्मलाइजेशन से नंबर मिले, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में मुझे कितना नंबर मिला, और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी CBT 2 के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और रेलवे हाइट्स को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी कुछ नया मिलने वाला है। मेरा पर्सनल जर्नी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं आपको गाइड भी करूँगा, आपको स्ट्रेटजी भी दूंगा कि आपको मंथली स्ट्रेटजी क्या रखनी है, वीकली क्या रखनी है, पहले क्या सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।